अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वक़्त में खुश आमदीद। चौधरी परवेज़ इलाही एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे यूँ हाथ बांध के खड़े हो गए हैं और उनका ये मानना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ही ये जो सियासी इमामत है इसके फ़राइज़ बखूबी अदा कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो गेम चल रही है और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जारी किए जाने वाला बयान बिल्कुल हकीकी मानों में उसी सिचुएशन की अक्कासी करता है जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है। और ये बात कौन कह रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कौन है? वही शख्सियत है जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र की थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मिठाई का टोकरा ले जाकर उनके घर में इस बात की तरफ इजहार किया था कि जनाब आपने खाकसार के ऊपर जो एहसान किया है, खाकसार सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआ गो रहेगा। लेकिन उसके बाद वो जो गाड़ी निकली बिलावल हाउस से वो चली गई बनी गाला और उसके बाद सारी कहानी बिगड़ गई, जिसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने अच्छा खासा इजहार नाराजगी फरमाया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए। अब जो सिचुएशन बन रही है वो मामला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जो च्युइंगम की तरह ना या स्प्रिंग की तरह यूं खिंचता चला जा रहा है और डर है कि जितना ये स्प्रिंग को खींचेंगे कहीं पता लगे कि ये स्प्रिंग नहीं रह गया बल्कि सीधी तार बन गई है। क्योंकि एक जानिब हर एक की नजरें हैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर और दूसरी जानिब खुद हुकूमत के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के इशू को लेकर बहुत ही ज्यादा एक हिजानी कैफियत या इस तरह पाया जा रहा है। पुट्ठी सीधी चीजें किए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। और इस सारी सिचुएशन में जो जल्दी पर तेल का काम किया है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब की मीडिया पर आज जो सुबह पहली वीडियो की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक इजलास हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे और सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद थे। ये इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट है जिसके साथ उन्होंने मुशावरत का अमल का आगाज करना था और मुशावरत उन्होंने की। अच्छा, इससे पहले ये खबर हर एक मीडिया चैनल के ऊपर भी चल रही थी, बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो धड़ाधड़ ट्वीटों पर ट्वीट किए जा रहे थे कि जनाब समरी आ गई, समरी आ गई, समरी आ गई, प्रोसेस का आगाज़ हो गया। और इसी दौरान ख्वाजा आसिफ साहब से भी मनसूब खबर चली और वो अब भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के अमल का आगाज़ हो गया। लेकिन जैसे ही वो वज़ीर आज़म ऑफिस से या वज़ीर आज़म हाउस से मुलाकात करके बाहर निकले हैं, आके अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो वो जो कह रही थी ना, वो जो एक मिसरा है ना, वो उड़ी उड़ी सी रंगत, खुले खुले से गेसू को, इसी किस्म की सिचुएशन थी ख्वाजा आसिफ साहब की। बौंतरे पैसन समझ नहीं थी आ रही, चेहरे के ऊपर वो जो अमूमी तौर पर उनको जो शरारत होती है वो नज़र नहीं थी आ रही और बहुत ही ज़्यादा संजीदगी का आलम तारी था। अगर आप देखें तो उनकी वो जो क्लिप है उसमें आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बुझी हुई नज़र आ रही है और वो उनकी अगर आप मीडिया टॉक सुने तो वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ख्वाजा आसिफ साहब इनफैक्ट खुद अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो राइट ऑफ अपॉइंटमेंट है वज़ीर आज़म का, जो हक है वज़ीर आज़म का, जो इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान ने से इस तरह का तासुर मिल रहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म अपने उस राइट को सरेंडर करने के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा तो दो तीन जुमलों के अंदर आपको वो बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनाब समरी अभी तक नहीं आई, ये सबसे पहला नुक्ता। दूसरी बात उन्होंने कही कि समरी आ जाएगी आज या कल में, कल या परसों में, और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का फैसला है ये 25 नवंबर तक हो जाएगा। अब 25 नवंबर तो उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंटली कह दिया, जो तारीख दी 25 नवंबर। समरी कब आएगी इसके बारे में उन्होंने इबहाम रखा, कल आएगी या परसों आएगी, आ जाएगी या कल आएगी, क्लैरिटी के साथ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि फैसला होगा 25 नवंबर को। दूसरी बात, तीसरी बात जो उनके जो प्रेस टॉक है उसके अंदर ये की गई और यही सबसे ज़्यादा हैरान कुन मामला था मेरी नज़र में। उनका ये कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इनकी अपॉइंटमेंट का फैसला वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की मुशावरत के साथ करेंगे। यानी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनके पास समरी आ जाएगी, डोजियर्स आ जाएंगे, तमाम जो टॉप 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनकी फाइलें आ जाएंगी, वो मेज़ पे रखेंगे, आर्मी चीफ को कहेंगे जनाब तुसी आओ जरा मैं तुहाडे नाल गल करनी है। आर्मी चीफ साहब आएंगे, बाजवा साहब आके बैठेंगे उनके सामने कुर्सी पर और वो एक एक फाइल उठा के उनसे पूछेंगे जनाब इस बारे तुहाडी की राय है, इस बारे तुहाडी की राय है।
पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेरा ख्याल है आसान तरीका कारी होगा, सर तुसी दसो किनू आर्मी चीफ लाना है, ये एक सवाल होगा। वो आगे से बताएंगे जनाब ए बी सी डी ई, ये जो 5 हैं इसमें से ए को करना है, बी को करना है, सी को करना है, या जो भी उनकी राय होगी वो उस राय से आगाह करेंगे और प्राइम मिनिस्टर कहेंगे ओके सर, उनको सलाम करेंगे और उस समरी के ऊपर दस्तखत करेंगे, दस्तखत करके सदर साहब को भेजेंगे। और इस सूरत हाल में सदर साहब के लिए भी ये ऑप्शन बाकी नहीं रह जाएगा कि वो उस पर इनकार करें, क्योंकि ये फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कर रहे हैं और वो चूंकि अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा किसी के ऊपर कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं बनेगी। और यही वो नुकता है जहां पर आकर सिविलियन सुप्रीमेसी का असूल कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आइन में जिस जगह पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का जिक्र है उसी शिक के अंदर ये बात लिखी गई है कि ये वजीर आज़म पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। और उस आइन के अंदर किसी जगह पर भी ये बात नहीं लिखी गई कि वजीर आज़म इसके लिए किसी से मुशावरत करेगा, या वजीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुशावरत करेगा, या वजीर आज़म अपनी काबीना से मुशावरत करेगा, या वजीर आज़म अपनी जमात के सरबराह से जो है मुशावरत करेगा। ये बात किसी जगह पर तहरीर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हक है ये 100% बेस करता है या 100% मुर्तकज़ होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर, इसके अलावा किसी के पास नहीं। और अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो वो मुशावरत कर सकते हैं, चाहें तो मशवरा मान सकते हैं, चाहें तो मशवरा मुस्तरद कर सकते हैं, और चाहें तो उनके पास जो 5 नाम आए उसके अंदर भी वो अपना एतराज़ लगाकर वापस भेज सकते हैं कि इसमें मज़ीद नाम ऐड करके भेजे अगर वो चाहें तो। ऑल्दो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का भी इज़हार किया है जनाब जो 5 आएंगे उन्हीं में से 2 ओहदों के ऊपर तकर्री होगी, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद अब एक जो नई बहस है सोशल मीडिया पर वो शुरू हो गई, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई कि जनाब ये तीसरी मर्तबा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से वज़ारत दिफा को या GHQ को ये बात कही गई है कि समरी भेजें। तीसरी मर्तबा कही गई है, और ये तीसरी मर्तबा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी अभी तक मौसूल नहीं हुई, जिससे इस बात का तासुर मिल रहा है कि इस मामले में अभी भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी न किसी लेवल के ऊपर एक डेड लॉक मौजूद है। और वो डेड लॉक ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तरफ से जो चीज़ें चल रही हैं, दोनों तरफ से जो नाम हैं शायद उनके ऊपर अभी तक इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये मामला च्युइंगम की तरह खिंचता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरीके से ये जो एक अफवाहों का जो बाज़ार है ये गर्म होता चला जा रहा है। और इसी तनाजुर में अगर हम इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को देखें तो वो इसी सिमत में इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो जो इबहाम की कैफियत को कायम करना चाहते थे, वो जो इबहाम का एक मंजर क्रिएट करना चाहते थे, इमरान खान साहब अपनी इस गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में जहां पर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, वहीं पर एक ख़बर भी जो है या एक अफवाह भी जो है वो इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसके ऊपर मैंने कल रात को जो वीडियो की थी उसमें आपको बताया था कि जनाब एक फार्मूला है, उस फार्मूले की बाज़गश्त चल रही है। और अब ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप का, जिसमें ये बात बताई जाती है या ये बात सामने आती है कि इमरान खान साहब को ये बात कही गई थी कि आरिफ अलवी साहब एक मुफाहमती मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा जब तक उनकी तरफ से कोई वाज़े चीज़ हाँ ना के अंदर कोई जवाब नहीं आता उस वक्त तक आपने तोपों के रुख को जो है वो इस तरफ नहीं करना, यानी पिंडी की तरफ नहीं करना, बाकी जिस तरफ आप मर्ज़ी करें। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो यकीन दहानी कराई वो इस पर 24 घंटे भी कायम नहीं रह सके, और फौरी तौर पर यानी जैसे ही वो यकीन दहानी कराई उन्होंने तकरीर भी की रवात में कि जनाब हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारे अमल में मुलव्वस न हो, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन को यानी मुझे इक़्तिदार से बेदखल करने को या गैर मुल्की साजिश को कामयाब करने से रोक सकती थी। और यही मुझे गुस्सा है कि उन्होंने इसको रोका नहीं। ठीक है जी, ये बात उन्होंने कर दी जिस पर यह तासुर मिला के जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई मामला तय पा गए हैं। लेकिन अगले ही दिन इमरान खान साहब की
کی طرف سے جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ فیض آباد میں جا کر دھرنا دیں گے, وہاں پر جا کر بیٹھیں گے, پھر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ میں سرپرائز بھی دوں گا, پھر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جناب آپ ہمیں سمجھ نہیں رہے, آپ ہمیں بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں, اتنا زیادہ ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو باضابطہ درخواست جمع کرا دی جاتی ہے واسق قیوم عباسی صاحب کی طرف سے, اور پھر عمران خان صاحب سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ یہ حقیقی آزادی مارچ کا تسلسل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جس مصالحتی مشن پر موجود تھے, عمران خان صاحب نے اس مصالحتی مشن کو 24 گھنٹے کے اندر اپنے ہاتھوں سے ناکام کر دیا, اور وہ ایک اپنا جو طے شدہ ایجنڈا ہے اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہاں پر موجود جو ایک پولیٹیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں گہما گہمی ہے, یا وہ اس کے لیے جو اپنا پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے سے کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہے. اور وہ موجودہ صورتحال میں یہ جو ابہامی کیفیت ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا, اسی چیز کو انکیش کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ یہ جتنا ابہام برقرار رہے گا, عمران خان صاحب کا یہ جو نقطہ تھا کہ جناب میرٹ پہ لگنا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, نواز شریف کو یہ استحقاق ملنا چاہیے, شہباز شریف کے پاس یہ استحقاق نہیں ہونا چاہیے, آصف علی زرداری کے پاس یہ استحقاق نہیں ہونا چاہیے, یہ تمام چیزوں کو وہ اپنے نئے نیریٹو کے ساتھ جوڑتے چلے جا رہے ہیں, کلپ کرتے چلے جا رہے ہیں, جس سے یقینی طور پر جب وہ 26 نومبر کو پہنچیں گے, اور 25 نومبر کو اگر آرمی چیف کی خواجہ آصف صاحب کی اناؤنسمنٹ کے مطابق وہ تقرری ہو جاتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب کے پاس یہ والی چیزوں کا ایک پلندہ ہوگا, ان کے پاس فیکٹ فوکس کا پلندہ ہوگا, ان کے پاس تسنیم حیدر کا پلندہ ہوگا, ان کے پاس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے میرٹس کو ڈسکس کرنے کا پلندہ ہوگا, اور ان کا ٹارگٹ یقینی طور پر اسلام آباد نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد جانے کی بجائے راولپنڈی میں ہی قیام رکھنا چاہتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ 29 نومبر تک راولپنڈی میں ہی رہیں گے, راولپنڈی سے باہر جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا. اور اسی صورتحال میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں عمران خان صاحب سے کل لاہور میں, اور ان کی بھی جو ملاقات ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی عمران خان صاحب کو جو ان کا موقف ہے اس سے ذرا پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. البتہ شیخ رشید احمد صاحب نے اس ملاقات کے بعد جو اپنا یہ کہا کہ جناب یہ ملاقات کے اندر جو باتیں ہیں وہ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہی, اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے, اس نومبر میں صرف اور صرف ٹویٹر کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا, کسی چینل کو انٹرویو نہیں دوں گا, کسی چینل پر بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. حالانکہ شیخ رشید احمد صاحب یہ والی بات آلدو ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں, وہ بنیادی طور پر وہ چینلز پر جا کر گفتگو کرنے سے جو گریز ہے وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی نقطے پر جا کر سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے موجودہ حالات میں, اور ان سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے وہ سوال جن کا وہ جواب نہیں دینا چاہتے. اور اسی ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ سیاسی گند اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائے گا, آئندہ 5 روز سیاست میں فیصلہ کن ہوں گے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ تعیناتی بھی من پسند ہو اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا دورانیہ بھی بڑھایا جائے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں مل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت یہ جو پولیٹیکل کڑمس مچا ہوا ہے, جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ اس کڑمس کو یا اس گند کو نہیں اٹھائے گا. جبکہ اگر ہم ماضی دیکھیں تو ایسا بیگیج ہر ایک آرمی چیف کو ملا ہے, اور ہر ایک آرمی چیف نے ایسا ہی بیگیج اٹھایا بھی ہے. مشرف صاحب کا بیگیج کیانی صاحب نے اٹھایا, کیانی صاحب کا بیگیج آگے آ کے رحیل شریف صاحب نے اٹھایا, رحیل شریف صاحب کا بیگیج آ کے باجوہ صاحب نے اٹھایا. یہ تمام چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں, اور
इसी तरीके से एक वज़ीर आज़म या एक हुकूमत का जो बैड बैगेज है वो आकर दूसरी हुकूमत को उठाना पड़ता है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये जो सिचुएशंस इस वक्त चल रही हैं ये जिसे मैं कह सकता हूँ अब बहुत हद तक क्लैरिटी के साथ कि हम अब ख़तरे के निशान के ऊपर पहुँच गए, रेड लाइन के करीब पहुंच गए, बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच गए, और यहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की गलती, चाहे वो फैज़ाबाद में हो, चाहे वो रेड जोन इस्लामाबाद में हो, यहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की गलती ये इस बात की तरफ इशारा होगी कि वो जो टॉलरेंस का लेवल है किसी भी जगह पर वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद सिचुएशन ज़रा मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बड़ा ये अगले जो चंद दिन हैं, ये 25 नवंबर 26 नवंबर तक ये बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ना कि फूंक फूंक कर कदम रखने वाले हैं। ये जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं ये ऐसे नहीं उड़ी हुई, इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा कहानी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।